ये बताओ मेघराम जी कि एक प्रशासक में क्या क्या गुण होने चाहिए। सर, एक प्रशासक में एक तो सत्यनिष्ठा और उसके साथ ईमानदारी और उसके साथ में नेतृत्व करने की क्षमता और साथ में एक समानुभूति का गुण। अच्छा, समानुभूति क्या होता है? समानुभूति अपन सामने वाले व्यक्ति की जो समस्या है उस पे अपन खुद को रख कर देखते हैं, जिससे अपन समस्या को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उसके निवारण में अपन को मदद मिलती सिंपैथी और इम्पैथी ये क्या होते हैं? है। सिंपैथी में तो अगले व्यक्ति का जो दर्द है वो अपन उसकी जगह नहीं रख के सोचते हैं, और इम्पैथी के अंदर अपन अगले की जगह अपन को रख के सोचते हैं, तो उससे तो उसके रिजल्ट अपन को अच्छे मिलते हैं। इम्पैथी ही समानुभूति है। हाँ, इम्पैथी समानुभूति। हम्म, और इन सब में सबसे सर्वप्रमुख गुण कौन सा है? समानुभूति। जो एक प्रशासक के आपने जितने गुण बताए हैं। उसमें सर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है? सर, ये एक सत्यनिष्ठा है जिसमें अपन को कानून का पालन करना होता है अक्षर से। अच्छा, ईमानदारी में और इनमें क्या डिफरेंस है? सर, ईमानदारी तो एक जनरल वे है जिसके अंदर व्यक्ति जैसे किसी से झूठ नहीं बोल रहा है या जो तथ्य है उसको वैसे के वैसे रख रहा है, वो एक हम्म ईमानदारी है। इंटीग्रिटी में उसका ओवरऑल कॉन्शियसनेस जो है वो भी उस ईमानदारी के साथ है, तो एक ईमानदारी का एक व्यापक रूप है। हम्म, ठीक। अगर आपको एक पिछड़े जिले में नियुक्त किया जाए जी सर। और आप उस क्षेत्र के विकास के लिए किन तीन क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य करेंगे? सर, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। क्या 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 कार्य करेंगे उसमें? शिक्षा के अंदर सर सबसे पहले मैं प्राइमरी शिक्षा पे जोर दूंगा, क्योंकि यदि वो पिछड़ा इलाका है तो निश्चित तौर पे वहां से प्राथमिक शिक्षा ही कमजोर रही होगी, और धीरे धीरे प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा से लोगों को रोजगार परक शिक्षा की तरफ मैं बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और उसके साथ जो स्वास्थ्य है उसमें सर जो पिछड़ा बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है, उसके अंदर जनरली झोला छाप डॉक्टर और ये होते हैं, और एक जो प्रॉपर साइंटिफिक वे में मेडिसिन जो सेक्टर है वो काम नहीं करता है, तो हम्म, लोगों को इनके बारे में जागरूक करना कि वो इन झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ के अपना स्वास्थ्य खराब नहीं करें, तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। और एक उसमें पीएससी सीएससी इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, उनके डॉक्टर उन वहाँ मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं है। और तीसरा सर, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ना। रोजगार के लिए कौन सी तीन प्रमुख योजनाओं पर कार्य करेंगे? सर, केंद्र सरकार द्वारा जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्किल डेवलपमेंट योजना है, और आदिवासी और दलित क्षेत्र में अंबेडकर जो प्रोत्साहन योजना है। अच्छा, तीनों योजनाओं की तीन तीन पॉइंट बता दीजिए। सर, मुद्रा योजना के अंदर तो तीन तरह के छोटे चार तरह के बेसिकली लोन दिए जाते हैं, जिसमें शिशु किशोर और इस तरह से लोन की अलग अलग लिमिट है सर, और ताकि वो छोटा मोटा उद्योग कर सके। हम्म और इसके अलावा जो दलित अंबेडकर प्रोत्साहन योजना है उसके अंदर दलित समुदाय के लोगों को कम ब्याज पर लोन दिया जाता है, हम्म और ताकि वो अपना उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सके। हम्म और तीसरी योजना तीसरी? सर स्किल डेवलपमेंट के अंदर सर, वैसे एक सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के साथ में एक विश्वकर्मा योजना भी शुरू की है जो स्किल से ही जुड़ी हुई है, हम्म जिसके अंदर लोगों को 3 लाख तक का लोन दिया जाता है कम ब्याज के ऊपर, और उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें 17-18 तरह के काम जो है उनको सिखाए जाते हैं, ताकि वो हाथ के हुनर का काम सीख सके, जैसे लोहार का, प्लान मिस्त्री का, हम्म, इस तरह के। ठीक। ये नैतिकता और ईमानदारी में क्या अंतर है? सर, नैतिकता एक तरह से मोरलिटी के बारे में है सर। जैसे उदाहरण के तौर पे कि व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसकी एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कि
उसको खुद को ही डिसाइड करना है कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो वास्तव में एक मानवीय मूल्यों के अनुरूप है कि नहीं है। हम्म। तो ये तो सर नैतिकता के मापदंड है। और ईमानदारी के अंदर तो जैसे सर मैंने आपसे कुछ लिया है तो मैं आपको वापस करूं, मैं कहीं झूठ नहीं बोलूं, ये ईमानदारी है। हम्म। ठीक। एक दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है, वो क्या जी मैटर सर। है? सर होली के दिन उनके घर पे आग लगी थी जिसमें फायर ब्रिगेड पहुंची थी, तो उनके घर पे भारी मात्रा में केस पाया गया था। और उसके बाद में एक इन हाउस कमेटी बनाई गई थी सर सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हम्म। और इन हाउस अभी कल ही के अखबार में रिपोर्ट आई कि इन हाउस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीजीआई महोदय को दी। और सीजीआई महोदय ने उनसे रेजिग्नेशन मांगा तो उन्होंने मना कर दिया कि ये जो है मेरे खिलाफ षड्यंत्र है और इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो सीजीआई महोदय ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा है कि उनके खिलाफ महाभियोग चलाए। सीजीआई कौन है अभी? और सर सीजीआई अभी है, सॉरी सर नाम भूल। अच्छा, एक नए सीजीआई भी अभी नियुक्त होने वाले हैं। हाँ गवई, मिस्टर गवई सर। तो वैसे कौन नियुक्त करता है इनको? सर सीजीआई को राष्ट्रपति नियुक्त कर। कोई कॉलेजियम भी होता है इसमें? कॉलेजियम होता है सर। लेकिन सीजीआई तो जो सीनियर मोस्ट सेकंड सीजीआई के बाद जो सेकंड मोस्ट जज होता है उसकी सीजीआई रिकमेंड करते हैं और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं? कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चार सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। एक महिला है, इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जी कौन सर। है? ये सर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अभी अध्यक्ष बनी हुई है। कहाँ की है ये? सर ये जिम्बाब्वे की है। हम्म। और ठीक, ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? सर सॉरी एग्जैक्ट डेट और ईयर याद नहीं। हम्म। भारत ने अब तक कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? सर फिगर याद नहीं। हम्म। प्रथम स्वर्ण पदक कौन लाया था? सर इंडिविजुअल में या कलेक्टिवली? इंडिविजुअल। भारत की तरफ से? हाँ। सर वैसे तो एक अंग्रेज ने जीता था, लेकिन इंडियन के रूप में प्रथम स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता कब? 2008 में। राइट आंसर। हम्म। ये शहीदी दिवस कब था? सर 30 जनवरी को। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? सर गांधी जी को गोडसे ने गोली मारी। अच्छा, तो एक ये भगत सिंह सुखदेव और उनके वाला दिवस है। 23 मार्च को सर। अच्छा, भगत सिंह की पुस्तक का क्या नाम? तो वाई आई एम अथेस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। हम्म, ठीक है। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सर पूरे गांव का एग्जैक्ट गांव का नाम याद नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित पंजाब है उसके हम्म, अंदर। आपको लगता है कि भगत सिंह की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है? जी सर। कैसे? सर भगत सिंह की विचारधारा साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। और साम्राज्यवाद एक शोषणकारी नीति है और जो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देती, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और आज के युग में इसमें आज के टाइम में डेमोक्रेसी सबसे उपयुक्त शासन का माध्यम माना जाता है, इसलिए मैं मानता हूँ कि भगत सिंह की जो विचारधारा अभी प्रासंगिक है। हम्म। राणा सांगा से संबंधित क्या विवाद है? सर समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने राणा सांगा को देशद्रोह कहा था। उसके बाद में कुछ राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने विरोध किया। हम्म। अच्छा। एक संगठन है करणी सेना, जी सर। इन्होंने आगरा में काफी इसका विरोध किया है। जी सर। आपको लगता है कि इस तरह से
सार्वजनिक रूप पे इतने बड़े विरोध करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित है? सर यदि बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण विरोध किया जाए तो उचित है, यदि लेकिन शांति व्यवस्था को भंग करके विरोध किया जाता है तो सर अनुचित। विरोध का अधिकार क्या भारतीय संविधान में दिया गया है? जी सर। किसमें? सर आर्टिकल 19 में। एक्सप्लेन करिए 19 को। सर 19, आर्टिकल 19 क्षेत्र की स्वतंत्रताएं देता है। बताइए। जिसमें एक तो बोलने, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, बोलने की स्वतंत्रता, हम्म, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम्म, बोलने की स्वतंत्रता। और उसके साथ में सर इकट्ठा सम्मेलन होने की स्वतंत्रता, हम्म, कहीं पे भी संचरण करने की स्वतंत्रता, किसी भी जीवन यापन के तरीके को अपनाने की स्वतंत्रता। हम्म, इस तरह से सर 6 स्वतंत्रता दी गई। ठीक है। ये विक्रम संवत कब शुरू होता है? विक्रम संवत चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र प्रतिपदा जिसको बोलते हैं सर। क्या इसको वैज्ञानिक माना जाता है? जी सर। क्यों? सर एक तो इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, हम्म, और ये इसकी जो गणना है वो चंद्रमा की चंद्र सौर आधार पर की गई है। हम्म, कालक्रम जो है इसका चांद्रिक, एक तो सूर्य गणना आधार होता है, एक चंद्र के आधार पर होता है। हम्म। ये कौन सा संवत है अभी इस बार वाला? सर एग्जैक्ट तो याद नहीं है, मैं गैस लगा सकता हूँ, तो करिए दो हजार गैस करिए। तेईस सर। दो दो हजार हजार तेईस तिरासी 83। 83, अच्छा। ये जो भारत की जो कार्रवाई की जा रही है अभी पाकिस्तान के विरुद्ध, जी इस सर। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों है? जी सर, इसमें मुख्य कारण तो इसका ये है कि जब पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया था उसमें अ, विशेष तौर से हिंदू धर्म के पुरुषों को टारगेट करके किया था। और हम्म, उसमें उनकी महिलाएं और बच्चे साथ थे, और ज्यादातर नवयुवक युगल थे। तो हम्म, उसमें हिंदू प्रथा में ऐसा है कि यदि जब शादी होती है तो पहली बार सिंदूर पति है अपनी पत्नी के माथे पे लगाता है, उसके बाद वो जिंदगी भर सिंदूर धारण करती है। हम्म, तो जब उनका सुहाग उजड़ना या पति की मौत होना जो सिंदूर का एक प्रतीक है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन मेरा। ये जी ट्रम्प ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, इसका क्या उद्देश्य है? सर, ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का मुख्य उद्देश्य तो वहाँ विनिर्माण की गतिविधियों को बढ़ाना है। और हम्म, दूसरा जो टैक्स है, होने वाली आय है, क्योंकि उसका मैक्सिमम इंपोर्ट पे है, तो वो टैक्स है जो आय है उसको बढ़ाना है। अल्टीमेटली उनका ये है कि 3 साल में हम इनकम टैक्स फ्री कर देंगे लोगों को। हम्म। और ये तो उनको पीछे हटना पड़ा। तो ट्रम्प सर टैरिफ इसका को बताएं। जी सर, इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, वहां के लोगों द्वारा भी विरोध हो रहा है, और उनके लोगों को लग रहा है कि यहाँ आर्थिक मंदी भी आ सकती है। और बिना प्रॉपर प्लानिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किए बिना इस तरह का अचानक स्टेप लेना उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसानदायक हो सकता है। विरोध क्यों कर रहे हैं? सर यही कारण है मेजर कि वो एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है कि वो अपनी सारी चीजें खुद बना सके। हम्म, और इतना ज्यादा टैरिफ लगाने से महंगाई एकदम बढ़ जाएगी, जिससे वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और उसे मंदी आने के आसार है। इसलिए विरोध ठीक है। है। ओके। जी नरेंद्र सर। अ, हाँ, ऑडियो ऑन करिए सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र डूडी। सर एक मिनट में क्या, तो वो लाइट नहीं है तो मैं एक मिनट। हाँ, आराम से आराम से। जी सर। हाँ सर, नरेंद्र सर। नरेंद्र सर, वीडियो ऑन करिए। हाँ। हेलो सर, सुनाई दे रहा है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है सर। जी सर हमारे साथ हैं मेवाराम जी। आप जी जी सर। शुरू करें सर। जी सर। सर नमस्कार। हाँ, गुड गुड आफ्टरनून। जी जी सर, गुड आपका नाम आफ्टरनून। मेवाराम जी है? जी सर।
अच्छा, आप प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं कुराड़ा तहसील परबसर जिला डीडवाना कुचाम। अच्छा, जिला डीडवाना कुचामन से बिलोंग करते जी सर। हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि उत्तरी जी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान की दो अलग अलग समस्याएं बताइए, और दोनों समस्याओं का अलग अलग निराकरण बताइए। समझ में आ रही मेरी बात आपके? सर, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थान। हाँ, उनकी दो अलग अलग समस्याएं और उनका जी निराकरण बताइए। जी सर, उत्तरी राजस्थान में सर जो सिंचित एरिया है नहर द्वारा, वहाँ सेम और दलदल की समस्या है। हम्म। और जो शेखावटी वाला रीजन है और नागौर वाला रीजन है, इसमें सर सूखे और पानी की कमी की समस्या है। अच्छा। और इनका निराकरण ये है कि सेम समस्या के लिए अपन रॉक फॉस्फेट और ये जो अपन सफेदा के पेड़ यूकेलिप्टस जिसको बोलते हैं, उनकी उनको उगाकर इनका निवारण किया जा सकता है। और शेखावटी और जी। नागौर के रीजन में नहरी तंत्र को और जल संचय के उपायों को बढ़ाकर पानी की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। सर दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः एक तो सर शिक्षा और चिकित्सा की कमी है, वो आदिवासी क्षेत्र है। हम्म। और दूसरा वहाँ का जोग्राफिकल टेरेन है, पूरा पहाड़ी एरिया है, इसलिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉपर विकास नहीं होता। तो उनके अच्छा। समाधान, हाँ, उनके समाधान के लिए सर शिक्षा और चिकित्सा की जो भी योजना है उसका प्रभावी रूप से लागू करना, और हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी सरकारी स्कीम है उनको लागू करना। अच्छा, जैसे आपने बोला सफेदा है वो नहरी क्षेत्रों में ज्यादा लगाया जाता है, जी तो जी सर। सफेदा नहरी क्षेत्रों में ज्यादा लगाने का क्या कारण होता है? ऐसा क्या उसमें बोटनिकल मतलब जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो मतलब सफेदा हमेशा नहरी क्षेत्रों में ज्यादा लगा जाता सर सफेदा जो है वो दलदल के समय जो भूमि में नमी ज्यादा रहती है, जिससे जो जमीन ऊसर हो जाती है सर, है? बंजर हो जाती है। तो भूमि की हम्म। नमी को ज्यादा खींचता है, इससे वो भूमि ऊसर नहीं हो पाती, बंजर नहीं हो पाती। अच्छा अच्छा, रॉक फॉस्फेट का कोई रासायनिक सूत्र आपको पता है? सॉरी सर। अच्छा, कोई 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 बात नहीं, है ना। एक अगला क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि वर्तमान में आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार राजस्थान में सौर ऊर्जा के लिए बहुत ज्यादा सोलर प्लांट लगा रही जी है, जिसमें ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान के लैंड बहुत ज्यादा एक्वायर किए जा रहे हैं। तो जी सर। एक आपको ये बताना है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा का कितना उत्पादन हो रहा है हाल फिलहाल। दूसरा, इसी जी के सर। अंदर एक क्वेश्चन आपके साथ में एक और बन जाता है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के साथ में अभी वर्तमान में पर्यावरणविद काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, आप बताइए। जी सर, सौर ऊर्जा उत्पादन के एग्जैक्ट फिगर तो सर सॉरी मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन राजस्थान जी अभी गुजरात से आगे निकल के फर्स्ट पे आ गया है। जी। और दूसरा जो पर्यावरणविदों ने विरोध किया कि वहाँ काफी ज्यादातर एक डिफोरेस्टेशन टाइप का वहाँ किया है, कि कुछ जगह पेड़ काट के भूमि को समतल करके वो प्लांट लगाए हैं। और वहाँ तापमान, जैसे वैसे पहले उम्मीद थी कि सौर ऊर्जा के प्लांट लगने के बाद तापमान कम होगा, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले अखबार में पढ़ने आया कि वहाँ की तापमान बढ़ रहा है। जी। तो तापमान बढ़ने का क्या कारण है? सर वहाँ मॉइस्चर की कमी होना है। कैसे? सर वहाँ जो पेड़ काटे गए हैं, और दूसरा जो वहाँ ये कंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से। अच्छा अच्छा, तो पर्यावरणविद जो विरोध कर रहे हैं वो डिफोरेस्टेशन के कारण कर रहे हैं, मतलब खेजड़ी वगैरह का ज्यादा कटाई हो रही है, जी है ना? जी जी सर। तो फिर खेजड़ी को काट, तो खेजड़ी तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जी सर। तो इसको काटने के बाद तो फिर राजस्थान का राज्य वृक्ष काटा जा रहा है, तो काफी नुकसान होगा। हाँ सर, इसीलिए विरोध हो रहा अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, तो अभी आपने पर्यावरण के संबंधित ऐसी कोई मारवाड़ी में कहावत सुना सकते हैं आप, जो इससे कोई रिलेशन, कोई कहावत हो पर्यावरण से संबंधित, है जिससे सर। आप सिर मतलब। काट जी सर। हाँ जी सर, हम्म। सिर काटे रूख रूख मिले तो भी सस्त हो जाए। सर छोटा अच्छा सा ही अच्छा। है। चलो चलो, और एक बात बताइए, राजस्थान में आपको पता है कि महिला शिक्षा काफी कमजोर है, और आपको जैसलमेर या बाड़मेर आपको पोस्टिंग मिल जाती है, तो आप महिला शिक्षा के लिए क्या प्रयास करेंगे और उसको कैसे मतलब बढ़ाएंगे? सर मैं पहले तो ये कारण जानूंगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो जालोर का शहरी क्षेत्र है, वहाँ भी शिक्षा का स्तर कम है महिला का। उसका जी। बेसिक मैं कारण जानने की कोशिश करूंगा कि वहाँ शिक्षा के प्रति महिलाओं
जो महिला शिक्षा प्रति है या इस बच्चियों की शिक्षा के प्रति है, उसकी अरुचि का कारण क्या है? या तो जी आर्थिक कारण है या सामाजिक कारण है। यदि आर्थिक कारण है तो सबको सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता की जो भी स्कीम चल रही है उनके लाभ गिनाकर उनको मैं बताऊंगा। और यदि सामाजिक कारण है किसी प्रथा की वजह से कि उनको पढ़ाने में अरुचि है, तो मैं जी। साथ में मोटिवेशन जैसे इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज और पीवी सिंधु, इस तरह के जो महिला जो जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम किया, उनके उदाहरण देकर कि महिलाएं भी आगे बढ़कर बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। अभी वर्तमान में आप अजमेर आए हैं आप इस इंटरव्यू देने के लिए, तो बताइए जी सर। अजमेर है जो सांस्कृतिक कारणों से किस प्रकार का मतलब प्रसिद्ध कैसे है, कोई सांस्कृतिक रीजन बताइए, कल्चरल रीजन बताइए जिससे ये ज्यादा प्रसिद्ध। सर अजमेर में आसपास जो गुर्जर क्षेत्र है उनका चरी नृत्य है सर। हम्म। और बाकी अजमेर ख्वाजा साहब की नगरी है जहाँ उर्स भरता है, और साथ में पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। अच्छा, आपने कभी अजमेर की ज्योग्राफिकल कंडीशन को पढ़ा है? तो उसमें अपन देखते हैं कि अजमेर है वो राजस्थान के एकदम मध्य में स्थित है ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। जी फिर सर। भी फिर भी अजमेर है वो जयपुर है जोधपुर है जो दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके तुलना में कम विकसित हुआ है, उसके क्या प्रमुख कारण रहे हैं आप बता सकते हैं? सर पर्टिकुलर अजमेर शहर के बारे में बात की जाए तो सर चारों ओर जो पहाड़ी है उसकी वजह से अजमेर शहर का फैलाव नहीं हो पाया। हम्म। और दूसरा सर इंडस्ट्री का विकास नहीं होने की वजह से पिछड़ा रहा। अच्छा, क्यों? ऐसा क्या कारण है? अजमेर में क्या मतलब अयस्क वगैरह नहीं मिलता, ये मिनरल्स नहीं मिलते? नहीं, मिनरल्स वगैरह तो है सर, लेकिन ये जो इस लैंड वगैरह की प्रॉपर कमी हो गए होने की वजह से, जैसे शहर के आसपास लैंड नहीं मिलती चारों ओर पहाड़ी एरिया होने के कारण से सर इंडस्ट्री की स्थापना नहीं हो पाई। अजमेर का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हो? अजमेर जिले का प्रोडक्ट सर सॉरी याद नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। आप प्रॉपर डीडवाना से है ना? हाँ, परबत तहसील, हाँ डीडवाना जी। डीडवाना को भी जिला बनाया गया है क्या? जी सर। अच्छा, किन दूसरे जिलों से निकाल कर बनाया गया? सर नागौर के दो हिस्से करते हैं। अभी डीडवाना में कितनी तहसीलें हैं सर डीडवाना में भी 8 तहसील हैं। और कितनी पंचायत समितियां हैं? पंचायत समितियां, सॉरी सर, पंचायत समितियां ध्यान कितने नहीं। कितने ग्राम पंचायतें हैं? सॉरी सर। महिला साक्षरता दर कितनी है डीडवाना की? सॉरी सर। पुरुष और महिला साक्षरता, पुरुष और महिला का जेंडर रेशियो कितना है? जेंडर रेशियो सर आप अनुमति दे दूं अनुमान लगा डी, सकते हैं सर। डीडवाना का है ना प्रॉपरली? हाँ जी सर। ठीक। डीडवाना जिले, डीडवाना जिले का सर जी जी। 944 सर, आई थिंक। एग्जैक्ट याद कीजिए ना। और आप बताइए डीडवाना की दो प्रॉपर समस्याएं बताइए जो आप, एक यदि आपको एसडीएम लगा दिया जाए तो डीडवाना में आप दो प्रॉपर समस्याएं जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई, डीडवाना ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई दो प्रॉपर हाँ जी समस्याएं बताइए और उनका निराकरण बताइए। सर, एक तो गांव में शिक्षा की कमी है और एक पानी की कमी अच्छा, है। तो शिक्षा की कमी को आप कैसे दूर करोगे? सर शिक्षा की कमी में शिक्षा की जो योजनाएं चल रही है, जैसे सरकारी हम्म। स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट बढ़ाने की और सरकारी स्कूलों का मॉनिटरिंग करके और प्रभावी शिक्षण व्यवस्था लागू हो जाए। और दूसरा सर जो पानी की समस्या है उसके लिए हम्म। जो सरकारी स्कीम है, हर घर जल नल स्कीम, और उसके अलावा जो सरकार से अनुरोध करके जो इंदिरा गांधी नहर और बिशलपुर डैम से पानी पहुंचाने की कोशिश। आपके इधर डीडवाना वाला जो क्षेत्र है वो उसमें फ्लोराइड्स वगैरह ज्यादा आते हैं जी जी पानी के सर। अंदर? अच्छा, जी तो सर। फ्लोराइड कौन से फ्लोराइड्स वाटर सप्लाई में ज्यादा है? सॉरी सर। जो पानी में जो फ्लोराइड्स आ रहे हैं तो फ्लोराइड्स कौन से फ्लोराइड ज्यादा उसकी जानकारी, सॉरी। है? अच्छा अच्छा, तो फ्लोराइड से हमारे शरीर में क्या नुकसान पहुंचता है? सर फ्लोराइड हड्डियों के अंदर जम जाता है, जो हड्डियों में कैल्शियम कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना के और कार्बोनेट की जगह, तो वो क्या होता है हड्डियों की मजबूती को कम करता है, और फिर धीरे धीरे अच्छा हड्डियों में अकड़न है, जोड़ों में अकड़न है। अच्छा।
तो जैसे सरकार के द्वारा कोई ऐसा फ्लोराइड को रिमूविंग के लिए कोई रिमूव फ्लोराइड को हटाने के लिए कोई सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही, तो ऐसी 2 योजनाओं के नाम बताओ। जी सर, एक तो डी फ्लोराइडेशन जो है, 2-3 जगह संयंत्र लगाए हैं, जाइल के अंदर है, हम्म। बड़ा है। और अभी तो एक ही याद है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब डीडवाना में आपके ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लिया जाए जिसको आप जीआई टैग के लिए सिफारिश करेंगे सरकार को? जीआई टैग तो सर मकरन मार्बल को मिला हुआ है डिमोना जिले से पहले। नहीं, आप किसको सिफारिश करेंगे नए के लिए? किसी को नया देना हो तो आप किसको मतलब किस प्रोडक्ट के लिए सिफारिश करेंगे? नए के लिए तो सर अभी मैं सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसे। अच्छा, डीडवाना की ऐसी कोई चीज जो खाद्य सामग्री हो, जैसे भोजन के लिए जो बहुत अच्छी प्रसिद्ध रही हो, है कोई ऐसी कोई चीज? ऐसा तो सर ध्यान में है। अच्छा अच्छा। डीडवाना में कौन सी खेती ज्यादा होती है? सर खरीफ के अंदर बाजरा, गंवार, मूंग, मोठ और हम्म, जवार। जवाब। बाजरा का बोटेनिकल नेम पता? हाँ, बाजरे का सर अभी तो सॉरी अभी याद नहीं आ रहा। अभी याद नहीं आ रहा है ना। चलिए चलिए। तो सर आप ललित सर, आगे नेक्स्ट बोर्ड है हाँ जी, अभी जिसमें। लास्ट में हम रिव्यू करेंगे। तो अभी जी। पहले दिनेश सर हैं, दिनेश जी जी शुरू सर। करें, फिर मैं आपको कहें जब आप रिव्यू करिएगा। ठीक है सर। जी। जी दिनेश जी ऑन करें, ऑडियो वीडियो ऑन करिए। हाँ, आप ऑफ कर दीजिए। दिनेश सारण, दिनेश जी ऑडियो वीडियो ऑन करें। दिनेश जी। दिनेश जी आपको आवाज, हाँ। हाँ, नमस्ते मेवराम जी। नमस्कार सर। मेवराम जी, आपकी हॉबी आपने फील किया है। एक तो जो समसामयिक मुद्दों पे डिस्कशन करना और एक एग्रीकल्चर के रिलेटेड। जी जी सर। मेवराम जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, आप किस तरह के जो इश्यूज है उन पे आप डिस्कशन करना चाहेंगे, जैसे अभी इंडो पाक वॉर जो चल रहा है उस रिलेटेड, या फिर थोड़ा कोई पुराना जो मुद्दा उस पे। जो जो सर आप पूछ चुके हैं। तो मेवाराम जी, अभी जैसे जो यूएसए है उसने बहुत सारे देशों पे जो ट्रेड टैरिफ है वो बढ़ा जी दिए सर। हैं। उसके हम्म। पीछे आप क्या रीजंस मानते हैं, और यूएसए का इन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर यूएसए का मेन तो टैक्स लगाने का रीजन ये था कि जो खुद यूएसए अपने प्रोडक्ट, ये दूसरे खुद यूएसए जो इंपोर्ट करता है उस पर टैक्स नहीं लगाता है, और यूएसए की जो चीजें बाहर जाती है उन पर टैक्स ज्यादा लग रहा है। तो हम्म। उनको बराबर करने के लिए यूएस की गवर्नमेंट ने रेसिप टैक्स लगा, जिसे रेसिप्रोकल टैक्स कहा जाता है। और इनके पीछे लगाने का मोटिव उनका ये था कि इससे उनका एक तो टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगा, और दूसरा उनको खुद को मैन्युफैक्चर करने के लिए वहां के लोग मोटिवेट होंगे, तो वो खुद अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तैयार होगा। ठीक है मेवराम जी, अभी जैसे जो टैक्सेस लगाए गए थे उनमें सबसे ज्यादा टैक्सेस किस कंट्री पे वो किए थे आरोपित? चीन पे सर। कितने परसेंटेज? सर वो एक बार तो 253 कुछ घोषणा कर दी थी, अभी आज ही मीटिंग हुई, उसमें 80% वापस 80% पे कर दिया है। ठीक है, तो इंडिया पे कितने परसेंटेज टैक्सेस उन्होंने आरोपित किए थे उस टाइम? 26% किए थे, और अभी 90 दिन के लिए सर पोस्टपोन किया है। अभी कुछ टॉक्स चल रही है जिसमें इंडिया जो यूएसए का जो ट्रेड है वो मेनली किस किस सेक्टर पे बेस्ड है? सर आईटी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल हो गए।
मेवराम जी, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो इंडिया का इतना कैसे समृद्ध है कि भाई ऐसा आपने पढ़ने में रिपोर्ट्स आती है खूब सारी कि लगभग लगभग जो 60% फार्मास्यूटिकल जो निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया में होती है। इसके पीछे की क्या वजह है? हालांकि अपने यहाँ जो रॉ मटेरियल है जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, वो अपन चाइना से इंपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, फिर भी जो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल एरिया है वो काफी डेवलप्ड है। उसके पीछे क्या रीजंस है? सर यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सर वो बहुत कम है, और उसके अलावा टैक्सेशन भी दूसरे देशों की तुलना में कम है। तो अपन जो जेनेरिक ड्रग्स बनाते हैं, तो वो दुनिया की जो जो दूसरी दवाएं हैं उनकी तुलना में उनकी रेट बहुत कम है। इसलिए दुनिया का हर देश भारत से दवाई खरीदना चाहता है। जैसे मेवराम जी, आपने बात करी जो जेनरिक मेडिसिन है, तो अपन जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूएसए है, ये सारे देश जेनरिक मेडिसिन को तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन है और जो जेनरिक मेडिसिन है उनमें फर्क है, और जो जेनरिक मेडिसिन है जो उनके तय मानक है उन पे वो खरी नहीं उतर रही। तो इस वजह से वो इनमें जो डब्ल्यूटीओ के रूल्स है, मैं जानना चाहूंगा वो कौन से रूल है और वो क्या आरोप लगाते हैं जो जेनरिक मेडिसिन दवाइयों को एक्सेप्ट नहीं करते। पर मुख्य रीजन तो उनका ये है कि जो जेनेरिक है वो मानते हैं कि ये क्वालिटी के अंदर जो है मेडिसिन, जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनकी तुलना में इनका जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है। और क्या आपको दूसरा, लगता है क्या आपको लगता है वास्तव में उनकी क्वालिटी उस तरह की नहीं है कि वो कंट्रीज इनको एक्सपोर्ट नहीं करे, इंपोर्ट नहीं सर करे? भारत सरकार द्वारा तो अभी तक ऐसा कोई वक्तव्य स्टेटमेंट नहीं दिया गया। भारत सरकार हमेशा ये कहती है कि जेनेरिक और ब्रांडेड का जो असर है और जो इफेक्टिवनेस है वो बराबर है। जैसे कोई एक दवाई ब्रांडेड है, एक जेनरिक है, उसको ब्रांडेड को ब्रांडेड क्यों कहते हैं, जेनरिक को जेनरिक क्यों कहते हैं? उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो बताएंगे आप? सॉरी सर, मैं पूर्ण तरह से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनी मेरी समझ है मैं बताना चाह रहा हूँ ठीक कि जो ब्रांडेड है उसके अंदर जैसे सन फार्मा या जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं, है। तो उनका एक जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, कि वो एक जो मैन्युफैक्चरिंग का क्वालिटी कंट्रोल है वो पूरा उनका प्रोसेस फॉलो करते हैं। हाँ हाँ। और जेनरिक में हो सकता है कि सर ऐसा कोई प्रोसेस या मैकेनिज्म है जो पूर्ण रूप से फॉलो नहीं किया जाता हो। नहीं, ये तो मतलब आपने जो बात की वो बहुत कॉन्ट्राडिक्ट बात है, क्योंकि दवाई स्वास्थ्य के हेल्थ डेवलप के लिए ली जाती है, और उसमें अपन किसी भी प्रोसेस को, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि किसी प्रोसेस को अपन छोड़ दें। एक जो वैक्सीन है वो डेवलप होती है तो 30-30 साल लगते हैं, चाहे जेनरिक हो चाहे ब्रांडेड हो, उसमें प्रोसेस को तो फॉलो किया जाएगा। जी जी सर, क्वालिटी कंट्रोल की। नहीं, क्वालिटी भी तो आपने ही तो बताया थोड़ी देर पहले कि जो ब्रांडेड और जो जेनरिक है उनकी क्वालिटी क्वालिटी तो सेम ही है। हाँ, भारत सरकार नहीं मानती सर ऐसा। नहीं, भारत सरकार तो मानती है, तभी तो उनको प्रमोट कर रही है। भारत सरकार मानती है ना क्वालिटी सेम है। हाँ, भारत सरकार ये मानती है कि क्वालिटी सेम है, भारत सरकार डिफरेंशिएट नहीं करती सर। तो फिर इसमें मेवाराम जी जो डिफरेंसेस क्या है ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन में, जो इनको एक को तो नाम ब्रांडेड दे दिया, एक को जेनरिक दे दिया? सर इसका तो फिर डिटेल में सॉरी जानकारी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अ, अभी जो इंडिया पाक वॉर चल रहा है, इसमें जी सर। जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, वो कौन से हम्म। ड्रोन यूज कर रहे हैं अभी? सर एक ड्रोन का नाम नाम काफी चर्चा में आ रहा है, जो टर्की तुर, से इंपोर्टेड ड्रोन है इनके। तुर्की से इंपोर्ट किया गया है सर। नाम सॉरी अभी याद रिकॉल नहीं कर। ठीक है, तो डीआरडीओ ने अपने कोई ऐसे स्वदेशी ड्रोन डेवलप कर रखे हैं जो वॉर में यूज किए जा सकते हैं? हाँ सर, मैं सॉरी अभी उनका इस्तेमाल किया था, मैं नाम सॉरी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी वो 9 ठिकानों उन पे हमले किए थे, उसमें हम्म। ड्रोन और आकाश मिसाइल और इनका इस्तेमाल किया था। जो भारत का डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो जो 3 लेयर सिस्टम है, उसमें कौन कौन जी से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सर, एक तो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, एक S-400 जो ठीक सुदर्शन चक्र 400 के नाम से जाना। ठीक है। S4 डिफेंस सिस्टम हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था? सर रूस से लिया था। उसकी जो S4 डिफेंस सिस्टम है और जो आकाश अपना इंडियन डिफेंस सिस्टम है, उसमें क्या डिफरेंसेस है? S4 डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है? सर S-400 डिफेंस सिस्टम जो है, एक तो वो इजीली पोर्टेबल है सर, इसको किसी भी हम्म। ट्रक पे लाद कहीं भी ले जाया जा सकता है।
और इसकी जो मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर है, जबकि अपने पीएडी और एएडी की मारक क्षमता है जो है कम है। तो अभी जो पाकिस्तान कह रहे हैं कि भाई जो लाहौर का जो इनका रडार सिस्टम है उसको भारतीय सेना ने उसको उड़ा दिया। तो पाकिस्तान अभी कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है? पाकिस्तान सर चीन द्वारा इस्तेमाल HQ-9 का इस्तेमाल कर रहा है, चीन द्वारा ये ठीक फर्दर। है। कृषि में भी आपकी विशेष रुचि है मेवराम जी। जी सर। तो जो जीएमओ फसल्स होती है, तो इनको जी जीएमओ फसल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सर, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसमें सर, अब मैं डिटेल में बताऊं? हम्म। जी सर, इसमें किसी पर्टिकुलर जो प्रजाति है उसके जीन्स जो कोशिका के अंदर डीएनए होते हैं उसके अंदर काट छांट करके और नए जीन प्रतिस्थापित किए जाते हैं, जिससे इसकी रोग क्षमता और इसकी यील्ड, जो इसकी हम्म। उत्पादन क्षमता, उसको बढ़ाने में ये काम करे। तो ऐसे कई रिपोर्ट्स आ रही है या कई आरोप लगाए जाते हैं कि ये जो जीएमओ फसल्स है वो अपने हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इसके जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है इनमें, और इस पे कई तरह के जो कोज बताए जा रहे हैं जिनकी वजह से भाई इनको यूज नहीं करना चाहिए। क्या आप जी मानते सर। हैं इस तरह की जो जीएमओ फसल्स हैं उनका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर, जो भारत सरकार की जो जेनेटिकली अप्रेजल कमेटी है, हम्म। वो वो उन्होंने भी शंकाएं जाहिर की है कि जो तीन चार कारण है। एक तो जो जीन म्यूटेशन, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई फसल अपन व्यक्ति कंज्यूम करेगा, तो हाँ। अभी उसकी लॉन्ग टर्म कोई स्टडी नहीं हुई है। वो ठीक है। व्यक्ति के बॉडी में जाकर उसके सेल लेवल पे, डीएनए लेवल पे कोई म्यूटेंट कर सकता है, जिससे कैंसर जैसे या कोई इनहेरिटेंस डिजीज भी हो सकती है। साथ हम्म। में वो यदि एंटीबायोटिक का जैसे सीक्रेशन करता है, बीटी कॉटन वगैरह, तो उनसे जो मर्दा है उसके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो हम्म। मर्दा की सॉइल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उनको भी वो रोकता है, उनकी ग्रोथ को रोकता है। तो इस तरह के कुछ पर्यावरणीय संकट और भी हैं, जिसकी वजह से उनको सरकार अभी जो खाद्य पदार्थ है उसमें प्रमोट नहीं कर रही। एक आपने टर्म का यूज किया, जीन म्यूटेशन। क्या होता जी है सर। जीन म्यूटेशन? सर, जीन म्यूटेशन तो सर जेन जीन्स में परिवर्तन आना है सर। हम्म। ठीक है। इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एक जो फसल्स है उसमें एक टर्म आती है। उस टर्म का जो एक्सप्लेनेशन है मैं करता हूँ, टर्म के बारे में आप नाम बताओगे कि वो क्या टर्म है? हाँ जी सर, वो बीटी है बीटी। कि जो जो ये जो फसल है, एक बार इसका बीज है उसको अपन एक बार ही उगा सकते हैं, दूसरी बार इसको नहीं उगा सकते। तो उसके लिए एक वो टर्म यूज किया जाता है कि इन जो बीज है उनमें ये समस्या होती है। वो सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं है, थैंक यू। थैंक यू। जी नरेश सर, रिव्यू करें। हाँ मेहराम जी, सुनाई दे रहा है आपको? जी जी सर। आपका कॉन्फिडेंस और जो पीडी है वो तो काफी अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बट सर। नॉलेज वाइज वो है, आपको एकदम कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे क्लियर करने पड़ेंगे। एक तो जो जी आपका सर। लोकल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जी सर। उसके बारे में जितने भी फैक्चुअल जो नॉलेजेस हैं उनको अच्छा सा तैयार कीजिए। जी सर। क्योंकि जो आरपीएससी में जो बैठे होते हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं, तो वो आपको जी बहुत ही एकदम डेप्थ चीज में ले जाते हैं। दूसरा, जी। जैसे कोई टॉपिक आप आंसर दे रहे हो, तो आंसर से जी जो सर। आपसे वर्डिंग वर्डिंग निकल रही है उस वर्डिंग का मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए। इंटरव्यू आप खुद अपनी डायरेक्शन सेट करते हैं, जी सर। तो आपके जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे निकल रहे हैं जिसका खुद को मीनिंग पता नहीं रहता, तो फिर वहां हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, खुद फंस जाते हैं जाल बिछा के। जी सर। तो एक तो आप अपना फैक्चुअल जो डिस्ट्रिक्ट नॉलेज है वो अच्छा करो, बाकी जी सर। कॉन्फिडेंस में और पर्सनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और एक जी जी। अजमेर को खुद को बहुत अच्छा पढ़ो, क्योंकि आरपीएससी वही है, और उसका अजमेर को हमको बहुत अच्छा सा पढ़ना चाहिए। उसके मतलब छोटे छोटे नॉलेजेस है वो सब पढ़ने चाहिए। दूसरा, जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, तो सॉर्ट आउट करते समय एक चीज ध्यान रखिए कि आप वहाँ एक एज ए एसडीएम के फॉर्म में जा रहे हैं।
तो जी सर। एसडीएम की जो जो प्रशासनिक जो अप्रोच होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होती है। तो आप कोई भी निराकरण करते हो तो आप तो उसमें जैसे आपको पॉलिसी चलती है उसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से करो। दूसरा कोई आप ऐसे इनोवेटिव आइडियाज बताओ जिससे हम्म। इम्प्रूवमेंट हो, या आइडियल पर्सनैलिटी के बारे में बताओ। क्योंकि अपन सिंपली कहते हैं कि शिक्षण सुधार करेंगे, तो शिक्षण कैसे सुधार करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा व्यापक लेवल का आंसर होता है, उसमें आपको कॉन्क्रीट आंसर देने की जरूरत है। यही आपके थोड़े से कमियां हैं, बाकी अच्छा है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लगे रहिए, बार बार इंटरव्यू दीजिए। बेस्ट ऑफ लक जी ललित सर, सर। थैंक ये, दिनेश जी रिव्यू करें। हाँ, ऑडियो ऑन करिए सर, ऑडियो। मेवराम जी, आपका काफी अच्छा इंटरव्यू था। जैसे आपका कॉन्फिडेंस सर बता रहे थे अच्छा है। और इंटरव्यू मेनली कॉन्फिडेंस पे डिपेंड है। अगर आपके पास नॉलेज थोड़ा कम है फिर भी चीजें मैनेज हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा इंटरव्यू था 2 बार, जैसे आरपीएस में इंटरव्यू दिया हुआ है मेरा। तो उसमें जैसे दोनों बार में जब इंटरव्यू मेरा शुरू हुआ तो ऐसे क्वेश्चंस थे, जैसे टफ क्वेश्चंस पूछे गए। तो वहां पे मेरे को थोड़ी जानकारी कम थी। तो मैंने वहाँ शुरू में माफी मांगी। लेकिन जब आगे जब इंटरव्यू बढ़ा, मेरा यही था कि अपने जो आज का दिन है उसको मैक्सिमाइज यूज किया जाना चाहिए। अपने आराम से हंसते खेलते इंटरव्यू दो। जो भी होगा, जो भी अभी सिचुएशन है उस पर अपन बाद में सोचेंगे। भाई अपना इंटरव्यू अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। एट दैट टाइम जो चल रहा है मेरा इंटरव्यू, मैं उसी पे फोकस करूंगा। उसके अलावा आप जैसे आपने ये हॉबी भरी है करंट इश्यूज पर डिस्कशन, तो अच्छी हॉबी है आपकी। तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जो पीछे 2 साल में जो भी घटनाएं हुई है उन पे आप अच्छे से, जो फैक्चुअल्स हैं उसके अलावा उस पे क्या क्या डिस्कशन हो सकता है उस पे, उन चीजों को आप थोड़ा अच्छे से करके जाना। क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि मेरा इंटरव्यू इस पे चले। जी एग्रीकल्चर सर। पे भी आप जैसे भारत सरकार का जो मिशन था पहले कि भाई 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। और जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड है वो आप चीजें अच्छे से तैयार करके जाना। हम्म। जी ठीक है सर। मैडम जी, थोड़ा उत्तर कहीं कहीं आपके उत्तर बड़े होते हैं और जी सर। जी। पॉइंट आउट कम करते हैं। मतलब जरूरत पड़े तो उत्तर को 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट आउट करिए। और जी एक सर। तो उत्तर देते टाइम आई कांटेक्ट प्रॉपर रखते नहीं है, जैसे हम्म। दाएं बाएं या ऊपर नीचे ऐसे देख के सोचते हैं। तो ये जी नहीं होना सर। चाहिए। प्रॉपर आई कांटेक्ट, और ऊपर नीचे तो देखना ही नहीं है। और जी सर। बाकी तो उत्तर अच्छा है। एक जैसे जेनेरिक दवाई का दिनेश सर ने पूछा था, उसमें आपके हम्म। जो अनुमान है वो काफी हम्म। मतलब अलग जा रहे थे उत्तर से अलावा। गलत हम्म। अनुमान भी थे उसमें। तो आप कोशिश करें कि अगर कोई अनुमान लगाना हो तो वो हम्म। परमिशन से लगाएं। जी जी। दिनेश सर। हाँ मेवराम जी, इसमें क्या है कि जैसे आप झूठ कभी भी मत बोलो। इंटरव्यू के दौरान झूठ बिल्कुल मत बोलो। आप सॉरी बोल दो उसमें। झूठ 1% भी बोल दिया ना तो आपकी वहां पे ही आपका इंटरव्यू मतलब आपका नेगेटिव चला जाएगा। आपको नहीं आ रहा आप सॉरी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक आदमी को हर चीज पता नहीं होती। जी तो सर। आप आराम से उसमें सॉरी बोल सकते हो। और आप जैसे मान लो किसी टॉपिक पे मैंने डिस्कशन करना स्टार्ट किया, मान लो मैंने जीएमओ पे आपसे बात करनी शुरू की। वहां पे आपको हम्म। लगा कि मुझे भाई जीएमओ के बारे में इतना नॉलेज है नहीं। हो सकता है आपने नहीं हम्म। पढ़ा हो सकता है ऐसा कोई टॉपिक आ जाए जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो। आपको उसके बारे में 2 3 लाइनें पता हो। तो आपने कि भाई शुरू में सर जीएमओ ये होता है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं पता। तो आप वहाँ माफी मांग लो कि सर माफी चाहूंगा, इसके बारे में मैं इससे ज्यादा डिस्कशन करने में मेरे पास तथ्य नहीं है। तो इस तरह से आप हम्म। सॉरी बोल सकते हो। उस मुद्दे पे जहां पे आपको नॉलेज नहीं है, इंटरव्यू में 5 मिनट डिस्कस करेंगे। और उस तरह का डिस्कशन होगा जहां पे अपनी बहस होगी केवल, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपको जेनरिक मेडिसिन का पता नहीं था कि भाई क्या होती है और ब्रांडेड क्या होती है। ब्रांडेड में ये हम्म। होती है कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो कंपनी का नाम होता है। जेनरिक पे किसी कंपनी का नाम नहीं होता, वो जेनरिक मेडिसिन होती है। तो उसमें जैसे अपन डिस्कशन कर रहे थे कि भाई वो एक प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, आपको नहीं पता था कि भाई जेनरिक क्या होती है। आप वहाँ केवल और केवल अनुमान लगा रहे थे कि हाँ जेनरिक हो सकता है, वो उसमें कोई प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आपने वहां पे बता दिया कि भाई हो सकता है सर इसमें प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो और उसमें प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। तो ये एकदम कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कोई भी दवाई बनेगी तो वो बिना प्रोसेस फॉलो किए तो बन ही नहीं सकती। भाई आप सोचो कि कोई इंडिया के मार्केट में कोई ऐसी दवाई उतार दी जिसको प्रोसेस फॉलो करके नहीं बनाया गया, तो रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? इंडियन गवर्नमेंट होगी ना। तो जनता तो उन्हीं से पूछेगी। तो फिर इश्यूज होते हैं। तो
तो आप इसमें जैसे किसी भी मुद्दे पे अगर आप अब हमें कुछ चीजें कम पता है, तो आप माफी मांग के वहां से निकल जाइए। आपके सामने इंटरव्यू में दूसरा मुद्दा आ जाएगा जो आपकी नॉलेज का होगा। आप वहां पे डिस्कशन करोगे तो वो पीछे वाले मुद्दे को भूल जी जाएंगे। जी सर, इनके क्या 14 को ही इंटरव्यू है, हाँ हाँ तो थोड़ा सा अपना डिस्ट्रिक्ट और इन पे थोड़े फैक्ट्स को तैयार हाँ। करिए। ये मेवराम जी कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरव्यू आराम से दो, लेकिन इतना ही ध्यान रखना, एक तो आपको अपना कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन करने की जरूरत नहीं है, चाहे जब भी इंटरव्यू हो। आपको एट दैट टाइम जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका फोकस वही होना चाहिए। उसके अलावा बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, इससे पहले मुझे कौन सा क्वेश्चन पूछा था, आगे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, उस पे बिल्कुल भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल उस टाइम, जैसे आपको जो क्वेश्चन पूछा है, आपका फोकस उसी क्वेश्चन पे रहना चाहिए। आपके इंटरव्यू में मार्क्स कितने आएंगे, मेरे पहले दो मेंबर ने मुझे इतना खराब वर्स्ट इंटरव्यू किया, तो ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरा दिन खत्म हो गया और पता नहीं क्या होगा और पसीना आने लग जाता है। वो सिचुएशन लाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। हो सकता है वो दो मेंबर जो आपसे पूछे उनमें आप कुछ ऐसा अच्छा बोल जाओ, या आपका वो अच्छा चले जाए, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं वहां पे भी। लेकिन आपने वो हैवी फील किया कि भाई मेरा इंटरव्यू तो खराब चला गया, तो ऑटोमेटिक जो अपन को चीजें आ रही है वहीं अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, चेहरे पे मुरझा मुरझा जाता है चेहरा तुरंत ही। तो वो ही नहीं करना है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक एक मैं आपको बताना चाहूंगा मेवाराम जी, थोड़ा सा जी जैसे सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जी सर। आ, वो बहुत ही अच्छे आंसर होने चाहिए। बाकी फैक्ट तो यदि आपको नहीं आ रहे हैं, यदि 10 भी नहीं आ रहे हैं, तो ब्लफ मत कीजिए, डायरेक्टली मना कर दीजिए सर कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है, उसको आप कभी भी ब्लफ नहीं कर सकते, और ना ही उसको आप स्विच कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन यही है कि मतलब सिचुएशन है तो आपको डील करना है, लेकिन जी सिचुएशंस को आप मतलब छोड़ नहीं सकते। जैसे आपको जी पूछा है कि भाई ये आपकी अवधारणा क्या है, तो उसको आप मतलब स्विच नहीं कर सकते। दूसरे जो फैक्ट्स जो क्वेश्चंस होते हैं ना, चाहे वो हाँ आपको 10 पूछ रहे हैं तो 10 के 10 में आपने 9 नहीं बताए, तब भी कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। उनको पता है कि फैक्ट्स ऑन द स्पॉट प्रेशर में याद नहीं आते। तो जी सिचुएशंस को आप बहुत अच्छे से डील कीजिए, तो आपको वो मार्क्स। देखो किसी भी आरपीसी का जो मेंबर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, बट सिचुएशन का आपने बहुत अच्छा आंसर दे दिया, तो हम्म। आप बहुत अच्छे इंप्रूव मतलब वहीं आप नंबर खींच लोगे, वो नंबर दे है। देगा आपको, है ना। जी सर, जी सर। नरेंद्र सर हमारे साथ हैं, हर्ष मीणा। हर्ष जी आपका सर। वीडियो ऑन करिए। जी, ऑल द बेस्ट मैं मेहराम जी। थैंक यू सर।